नमस्कार दोस्तों। इजराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट हो चुका है मिडिल ईस्ट में, ऐसा माना जा रहा था सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का। क्यों एस्केलेट हो गया था, क्या क्यों एस्केलेट होने वाला था, उसके पीछे का रीज़न था ईरान की जो एम्बेसी थी सीरिया के अंदर में। हमने काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं और एक पूरा कंप्लीट इसके ऊपर इंडिपेंडेंट वीडियो है। अगर आपको देखना है तो आप वो वीडियो जाकर के देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा कि क्यों ये वॉर एक्चुअल में एस्केलेट होना शुरू हुआ था। तो क्यों ये वॉर एस्केलेट होना शुरू हुआ था, कंटेक्स्ट ये है कि ईरान की जो एम्बेसी थी सीरिया के अंदर में, दमास्कस शहर में, वहां पर इजराइल ने बहुत बड़ा अटैक किया था और पूरी ईरान की एम्बेसी को एक तरीके से एयर स्ट्राइक करके उड़ा दिया था। और वहां पर स्पॉट किया गया था कि ये जो पूरा अटैक है ये F-35 फाइटर्स ने किया था, जो कि इजराइल के पास था F-35 फाइटर्स। उसमें हुआ ये था उस पूरे अटैक के अंदर में कि IRGC यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसको एक तरीके से इस्लाम की फौज बोली जाती है, जो कि ईरान की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री है, उसके टॉप जो कमांडर्स थे उनकी उसमें डेथ हो गई थी। 2-3 कमांडर्स जो है उसमें मारे गए थे और उसी के बाद ऐसा माना जा रहा था कि ईरान जो है वो बहुत बड़ा अटैक करने वाला है इजराइल के ऊपर और ये जो पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर में एक तरीके से केओस हो जाएगा और ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है अब इसमें कई सारे नेशंस कूद जाएंगे और बहुत एस्केलेट हो जाएगा। ईरान जो है उसने, ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे खुमैनी, उन्होंने ऑन कैमरा आकर के बिल्कुल मीडिया कॉन्फ्रेंस में ये बात बोल दी थी कि रिवेंज जैसे बड़े शब्द यूज किए और उन्होंने कहा कि इजराइल जो है डेथ टू इजराइल और डेथ टू यूएस, ये सारी चीजें उन्होंने क्लियर कट बोल दी थी। तो दैट मीन्स कि श्योर शॉट ये था कि ईरान अब बहुत बड़ा अटैक करेगा इजराइल के ऊपर में। इंटेल भी यूएस के पास ये थी कि ईरान और उसकी प्रॉक्सीज मतलब हमास, हिजबुल्ला, हुदीस, ये सब मिल करके एक बहुत बड़ा अटैक प्लान कर रहे हैं इजराइल के ऊपर। और इसीलिए आप देखोगे पिछले 2 दिनों में रेड सी वाले पूरे एरिया में यूएस ट्रूप्स की काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट रही थी और इसी वजह से ऐसा माना जा रहा था कि ये लोग कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो इजराइल ने अपने कंट्री में हाई अलर्ट लागू कर दिया था कि आप बस ध्यान रखिए, सारे स्टॉकअप कर लीजिए, सारे सामान वामान, इन सारी चीज़ें हमने बात कर ली थी इन सब के ऊपर। अब जो उसमें रिसेंट अपडेट ये आया है, बहुत स्मार्ट मूव किया है इजराइल ने इस पूरे मामले में। अब देखो, इजराइल ने अपनी चाल चल दी थी, उसने अटैक कर दिया था ईरान की एम्बेसी पर, वो सारी चीज़ें हो चुकी थी। अब ईरान की बारी थी कि वो इसको रिवर्ट करे, बट अभी ईरान रिवर्ट करता इस चीज़ का, उससे पहले इजराइल ने अपना नेक्स्ट मूव चल दिया। व्हाट इजराइल हैज़ वेरी स्मार्टली डन कि उन्होंने जो खान यूनुस की सिटी थी, जो कि सदर्न पार्ट में है गाजा स्ट्रिप के, वहां से अपनी ट्रूप्स को वापस बुलाना शुरू कर दिया और ये चीज़ आकर के ऑन कैमरा बता भी दी कि हमने अपनी ट्रूप्स को खान यूनुस सिटी से वापस बुलाना शुरू कर दिया है। और वहां पर कुछ इमेजेस और कुछ फोटोज उसकी रिलीज की कि ये देखो हमारी ट्रूप्स यहां से विड्रॉ कर रही हैं। अगर आप खान यूनुस देखोगे, पहले आप इसकी लोकेशन समझो, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ये देखो गाजा स्ट्रिप के ना सदर्न पार्ट पर है खान यूनुस सिटी और ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 से 3 लाख जो है वो पैलेस्टीनियंस यहाँ पर रहा करते थे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप देख रहोगे यहाँ से इजिप्ट का बॉर्डर लगता है और सदर्न पार्ट जो है वो पूरे इजराइल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जितना खाना पीना जाता है गाजा के अंदर में या गाजा सिटी तक जो पहुंच रहा है वो सब इसी इजिप्ट के बॉर्डर से जाता है। ये जो शैलोम आपको गुड क्रॉसिंग दिख रही है, शैलोम क्रॉसिंग, ये जो डॉटेड लाइन है, यहीं से ये सारा खाना जो है गाजा स्ट्रिप के अंदर में जाता है। और जितनी भी एड वर्कर्स हैं, जो भी यहाँ से जो हेल्प होती है गाजा के लोगों की, या जो हेल्प होती है हमास की, एक तरीके से आप कह सकते हो, वो सब भी यहीं से होती है। तो इजराइल ने इस पूरे एरिया पर अपना कब्जा कर रखा था और इस पूरे क्रॉसिंग को सील कर रखा था। इसीलिए तो यूएन के अंदर में इजराइल को कंडेम किया जा रहा था कि यार तुम खाना भी अंदर जाने नहीं दे रहे, अगर तुम ये बॉर्डर को पूरा सील कर दोगे तो खाना जाएगा कहाँ से। तो थोड़ा थोड़ा इसको खोल करके यहाँ से ही सारी चीज़ें जाया करती थी अंदर और इसीलिए इजराइल इस पूरे एरिया पर काफ़ी ज़्यादा अपना कब्जा रखता था ताकि इनको कोई बाहर से हेल्प ना मिल सके एटलीस्ट। तो जो बॉर्डर्स आप देख रहे हो ये तो पूरे इजराइल के अपने बॉर्डर्स हैं, तो यहाँ तक तो अपना कब्जा रखता ही था, लेकिन इन वाले बॉर्डर पर भी काफ़ी क्लियर कट क्रैकडाउन किया हुआ था इजराइल ने ताकि कोई भी हेल्प इनको ना मिल सके। और इसी सदर्न पार्ट में ये जगह थी खान यूनुस और इस खान यूनुस सिटी के ऊपर अपनी पूरी ताकत से इजराइल ने अटैक किया था, बहुत बड़ा एयर स्ट्राइक किया और उसके बाद अपनी ट्रूप्स को यहाँ पर डाल दिया और सबसे पहले उन्होंने इसी सदर्न पार्ट पर अपना कब्जा किया हुआ था। अब ये सारी चीज़ें उन्होंने की थी, इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड पॉइंट था खान यूनुस। तो वहाँ से जब अपनी ट्रूप्स को वापस बुला रहे हैं और आकर के ऑन मीडिया ये मैसेज दे रहे हैं कि हमने अपनी ट्रूप्स को वहाँ से विड्रॉ कर लिया है, अभी आप आगे की कहानी सुनना हुआ क्या है। तो जब ये मैसेज दे रहे हैं वो बेसिकली ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया को कि हम जो हैं वो सीज़ फायर टॉक्स के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन सीज़ फायर टॉक्स में जो हमारी शर्तें हैं उसको भी सुनना पड़ेगा। अब यहीं से इस चीज़ को, जो इन्होंने अपनी ट्रूप्स को विड्रॉ किया यहाँ से, इसको बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स सीज़ फायर के साथ जोड़ करके देख रहे हैं। सीज़ फायर के साथ जोड़ करके इसलिए देख रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि इजराइल जो है वो डर गया है ईरान से और ईरान क्योंकि अटैक करने वाला है इसलिए इजराइल ने अपनी ट्रूप्स को यहाँ से विड्रॉ कर लिया। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी इसलिए नहीं है क्योंकि इजराइल ये काम पहले भी कर चुका है।
इसराइल जो है, इसराइल की जो फोर्सेस थी वो राफा क्रॉसिंग पे मौजूद थी और यूएन और यूएसए के कहने के बाद भी उन्होंने अपनी फोर्सेस को राफा क्रॉसिंग से नहीं हटाया था। लेकिन फिर उन्होंने बाद में क्या किया कि उन्होंने यहां से अपनी ट्रूप्स को विथड्रॉ किया और बाद में फिर से एक और ज्यादा रीग्रुप करके और बड़ा ऑफेंसिव प्लान करके यहां पर दोबारा से अटैक किया था। सो इजराइल किसी से नहीं डरता यार। जो कंट्री, आप समझना इस चीज को कि जो कंट्री पूरे अरब वॉर को 6 दिन में खत्म कर सकती है, आपको लगता है कि वो इजराइल ईरान से डर जाएगा या ईरान की प्रॉक्सीज जो कि एक आतंकवादी संगठन है, हिजबुल्ला, हमास और ये हुदीस, इनसे डर जाएगा? आई डोंट थिंक दैट। मुझे ये बात बिल्कुल पचती नहीं है कि इजराइल डर के मारे अपनी ट्रूप्स को वापस कर रहा है। बट इजराइल इज प्लानिंग अगेन समथिंग वेरी बिग, और मे बी जो ये प्लान कर रहा है, इनके जो मिनिस्टर्स कह रहे हैं ये बात सही है। आप देखोगे कि इजराइल ने ऑन कैमरा आकर के बोला कि भाई साहब हमने अपनी ट्रूप्स को वहां से विड्रॉ कर लिया है। लेकिन जब CNN की टीम पहुंची या बहुत सारी मीडिया एजेंसीज की टीम वहां पर पहुंचती है, उन्होंने ये देखा कि जितनी भी टैंक्स वहां पर मौजूद थी, क्योंकि वहां पर बहुत लार्ज नंबर ऑफ टैंक्स मौजूद थी उस वाले पार्ट के ऊपर, जो सदर्न पार्ट है वहां पर, उस टैंक्स को तो वहां से उन्होंने हटा लिया है। सारी टैंक्स डिवीजन को उन्होंने वापस जाने को कह दिया है। लेकिन जो ट्रूप्स थे वो ट्रूप्स नहीं देखे गए कि उनको विड्रॉ किया गया है कि नहीं। और जो ये ट्रूप्स होते हैं, जो बटालियन इनकी होती है इजराइल के अंदर में, हजारों की होती है, ये हजारों ट्रूप्स वहां पर मौजूद थी, पर उन ट्रूप्स को विड्रॉ करते हुए नहीं देखा गया अभी तक, ऐसा न्यूज एजेंसीज क्लेम कर रही हैं। सो मे बी इजराइल इज प्लानिंग समथिंग बिग, और वो एक मैसेज देने की बस कोशिश कर रहा है कि यहां से हमारी ट्रूप्स जा चुकी है और हम सीज फायर के लिए रेडी हैं। अब आप इजराइल की पोजीशन समझो, वो करने की कोशिश क्या कर रहा है। इजराइल बेसिकली टाइम बाय कर रहा है कि ईरान हम पर अटैक करे, उससे पहले हम थोड़ा सा टाइम बाय कर लेते हैं ये सारी चीजें करके। क्योंकि आपने बेंजामिन नेतन्याहू का 2 दिन पहले का स्टेटमेंट सुना होगा कि वी आर जस्ट 1 स्टेप अवे फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग हमास, कि हम सिर्फ 1 स्टेप अवे हैं इस पूरे वॉर को खत्म करने के लिए, हमास को हराने के लिए और पूरे गाजा पर कब्जा करने के लिए। वो 1 स्टेप क्या है? वो अंडरग्राउंड जो क्रॉसिंग है वहां तक वो लोग पहुंच गए हैं और उसको उड़ा देना ही उनके पास अल्टीमेट सॉल्यूशन बचा हुआ है। इसीलिए वो कह रहे थे कि 1 स्टेप अवे हैं हम बस। अब जो 1 स्टेप अवे है वो उसी के लिए वो टाइम बाय कर रहे हैं, ताकि ईरान इनके ऊपर उस बीच में अटैक ना कर दे और ये वॉर अलग दिशा में ना चला जाए। जो हमारा वॉर था, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, वो कंप्लीट हो जाए, ऐसा करने की कोशिश इजराइल कर रहा है। और उसके मिनिस्टर्स भी यही कह रहे हैं। उसके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं हरेवी बिल्कुल ऑन कैमरा आते हैं और वो बोलते हैं कि दिस वॉर इज फार फ्रॉम स्टॉपिंग। ऐसे वर्ड इन्होंने सीधा सीधा यूज किए कि ये वॉर अभी बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है। और इन्होंने कहा कि हम जब गाजा के अंदर में घुसे थे, जब हमारी ट्रूप्स गई थी वहां पर, तो हमारे लार्जली मोर और लार्ज 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। 3 ऑब्जेक्टिव्स में से पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें पूरा हमास को बर्बाद करना, डिसमेंटल करना है पूरे हमास को। और जो ये सरकार बना करके पूरा ये अपना रूल चला रहे थे वहां पर, ये सरकार वरकार खत्म करो, एक तुम आतंकवादी हो, आतंकवादी जैसे रहो। तो इनका ये मामला था, इनका ये मानना था कि इसको सबसे पहले डिसमेंटल करना है। दूसरी चीज इनको जो करनी है वो हॉस्टेजेस, जितने भी ज्यादा हॉस्टेजेस इन्होंने बंदी बना रखे हैं हमास ने, वो सारे हॉस्टेजेस को रिलीज करें। और तीसरी चीज, जितने भी रेसिडेंट्स वहां से जो वहां पर रहते थे, वो डिस्प्लेस हुए हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, उनको दोबारा बसाना। ये कि हर रिस्पॉन्सिबल कंट्री करती है। जैसे यूएस अफगानिस्तान के अंदर में गई थी, तो उनका भी अगर आप ऑब्जेक्टिव देखोगे तो ये था कि पूरा अलकायदा को वहां से खत्म करो और फिर वहां के जो रेसिडेंट्स उस वॉर की वजह से डिस्प्लेस हुए उनको दोबारा से वहां पर बसाया जाए। तो वही इजराइल का भी ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स थे। अब हरेवी ने ये कहा कि जो तीनों हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, इसमें से तो अभी एक भी ऑब्जेक्टिव पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जैसे ही ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होंगे तभी ये वॉर रुकने वाली है, और अभी ये वॉर रुकने का कोई भी अंदेशा नहीं है। ये बात क्लियर उनके डिफेंस मिनिस्टर ने भी कह दिया कि ये जो वॉर है, जो आप लोग कह रहे हो कि ये क्या सीज फायर साइन होने वाला है, क्या ये वॉर रुकने वाली है, तो नहीं, ये वॉर अभी नहीं रुकने वाली है। हम बस रीग्रुप कर रहे हैं। और जो हमने 98th डिवीजन को वापस बुलाया है, क्योंकि वहां पर बहुत टाइम से वो लोग पोस्टेड थे, इसलिए उनको वापस बुला करके रीग्रुप करके दूसरी डिवीजन को वहां पर लगाया जाएगा। ऐसा किया जाएगा और ऐसा पहले भी हमने करा हुआ है नाउ। और आप देखो कि वॉर सीज फायर की जो लोग बात कर रहे हैं, जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं सीज फायर के बारे में, सीज फायर पे जो सबसे रिसेंट न्यूज है अभी हमारे सामने वो ये है, सीज फायर के बारे में अल काहिरा जो है एक न्यूज आउटलेट है इजिप्ट का, और अभी सीज फायर की जो बात चल रही है वो कायरो के अंदर में चल रही है। और कायरो के अंदर में जो बात चल रही है उसमें कहा गया कि सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखा गया है। अभी जो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है, ये तो 3 महीने से सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस दिख रहा है, लेकिन अभी तक सीज फायर साइन नहीं हुआ है। सीज फायर साइन होने की जो आप शर्त देखोगे, उन शर्तों में यह है कि अभी इमीडिएट सीज फायर हो जाए, कोई भी गोली नहीं चलाएगा उसके बाद से, और इमीडिएटली दोनों साइड अपने अपने हॉस्टेजेस को छोड़ देंगी। यानी कि इजराइल अपने हमास के जो हॉस्टेजेस पकड़ा हुआ है उनको छोड़ देगा, और हमास जो इजराइल के हॉस्टेजेस पकड़ा हुआ है या इजराइल फोर्सेस के लोगों को पकड़ा हुआ है उनको छोड़ देगा, रिलीज कर देगा। और एकदम से जो ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये एकदम से शांत हो जाएगा, और उसके बाद किसी
सॉल्यूशन पर, 2 स्टेट सॉल्यूशन, मोस्ट प्रोबेबली 2 स्टेट सॉल्यूशन पर एक निर्णय होगा और वहां पर आपको साइन करना पड़ेगा। ये सारी चीजें होंगी पूरे सीज फायर एग्रीमेंट के अंदर में। अब इस सीज फायर के साथ प्रॉब्लम ही यही है कि कभी भी बेंजामिन नेतन्याहू इस सीज फायर पर अभी फिलहाल तो साइन बिल्कुल भी नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले? उसका रीजन है इजराइल की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स। इजराइल की इंटरनल पॉलिटिक्स में 2 लोग हैं अभी जिनको आप पूरी दुनिया जानती है। ये बेनी गांस हैं, ये पहले इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, और दूसरी तरफ हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अब इन दोनों लीडर का ना सबसे खास बात यह है, देखो इजराइल के अंदर में ना सारे लीडर नेशनलिस्ट लीडर होते हैं, वहां पर कोई एंटी वॉर या प्रो वॉर लीडर नहीं है, वहां पर सारे लीडर प्रो वॉर हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू आए या बेनी गांस आए वहां पर पावर में, दोनों सेम चीज करेंगे, दोनों प्रो वॉर लीडर हैं। तो ये कोई अच्छी न्यूज नहीं है हमास के लिए या इजिप्ट के लिए या ईरान के लिए, इन लोग के लिए कोई अच्छी न्यूज नहीं है। जैसी सिचुएशन बनी हुई है वैसी ही रहेगी। बस बात ये है सीज फायर से प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम बेंजामिन नेतन्याहू को ये है कि अगर ये सीज फायर साइन हो गया तो बहुत बड़ा इलेक्शन होगा इजराइल के अंदर में, और जो इलेक्शन होगा इसमें बेंजामिन नेतन्याहू बहुत अनपॉपुलर लीडर है और इसलिए हार जाएंगे वो। अनपॉपुलर क्यों हो गए हैं वो, उसके पीछे का रीजन है क्योंकि इन्होंने हारेडी ज्यूज से लेकर के एक एग्जेम्पशन था उसको हटाने की कोशिश की। हारेडी ज्यूज बेसिकली समझ लो अपने रिलीजन के सबसे ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं, जो अपनी रिलीजन की पढ़ाई करते हैं और रिलीजन के ऊपर जो उसकी फिलॉसफी है उसको समझने की कोशिश करते हैं, उनको हारेडी ज्यूज कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ सेंट्स होते हैं, संत होते हैं, संत महात्मा लोग होते हैं जो सिर्फ रिलीजन की ही पढ़ाई पढ़ते हैं, ठीक उसी तरीके से हारेडी ज्यूज होते हैं ज्यूज में। और इन हारेडी ज्यूज को एक एग्जेम्पशन है कि आपको जो नेसेसरी सर्विस देनी होती है ना इजराइल मिलिट्री में 36 महीने की, वो नेसेसरी सर्विस आपको देने की जरूरत नहीं है, आप अपनी अध्ययन करो रिलीजन के ऊपर में और उसको और डेवलप करो। ऐसा हारेडी ज्यूज को एग्जेम्पशन है और बेंजामिन नेतन्याहू ने उस एग्जेम्पशन को हटाने की कोशिश की, तो बड़ी मात्रा में हारेडी ज्यूज जो हैं वो उनके खिलाफ हो गए। दूसरी चीज उन्होंने ये कोशिश करी कि सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है उसको कमजोर करने की कोशिश करी। इसकी वजह से काफी प्रोटेस्ट हुआ बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के अंदर में, और इन्हीं सब कारणों की वजह से बेंजामिन नेतन्याहू धीरे धीरे जो है वो बहुत अनपॉपुलर हो गए। एक और कारण था इनके अनपॉपुलर होने का कि इन्होंने सीधा सीधा यूएस से पंगा ले लिया था और यूएस की बहुत सारी बातें इन्होंने डिफाई कर दी, क्योंकि यूएस जो है जो बाइडेन इलेक्शन की वजह से इतना परेशान हो गया है कि वो बार बार इनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप सीज फायर साइन कर दो ताकि मेरे एक तरफ से जान छूटे और मैं अपने इलेक्शन पर फोकस कर पाऊं। लेकिन ये बिल्कुल मानने को जो बाइडेन की बात तैयार नहीं है, क्योंकि इनकी खुद की कुर्सी दांव पर लगी हुई है। दूसरी तरफ बेनी गांस जो है वो यूएसए जा करके यूएस के जितने मिनिस्टर थे सबसे मीटिंग करी, जिसके ऊपर बेंजामिन नेतन्याहू काफी ज्यादा नाराज भी हुए थे। और इसी इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये सीज फायर साइन हो जाए, बिकॉज अगर ये सीज फायर साइन हो जाएगा तो इजराइल की जनता को ये इजराइल की हार लगेगी। क्यों? क्योंकि अभी तक इन्होंने हमास को पूरी तरह से खत्म नहीं किया, हमास की सरकार फिर से बन जाएगी, फिर से वहां पर गाजा स्ट्रिप के ऊपर हमास का कब्जा होगा। तो इजराइल ये सारी चीजें करके इतने लोग जो इजराइल के फोर्सेस के शहीद हुए उनको क्या मिलेगा, ऐसा वहां की जनता सोचेगी, और इसलिए वो उसको हार की तरह लेकर के बेंजामिन नेतन्याहू को भी इलेक्शन में हरा देगी। अब अगर सीज फायर साइन नहीं होता है तो बेंजामिन नेतन्याहू इज जस्ट 1 स्टेप अवे फ्रॉम डिसमेंटलिंग हमास। तो अगर वो हमास को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं, गाजा स्ट्रिप पर अपना कब्जा कर लेते हैं, तो वो पूरी जो इजराइल की जनता है वो उस चीज को एक विक्ट्री की तरह लेगी, और विक्ट्री की तरह जब लेगी तो नेशनलिज्म की भावना अपने चरम पर होगी और उस चीज को यूज करके वो आराम से इजराइल के इलेक्शंस को जीत जाएंगे, ऐसा उनका मानना है। और इसीलिए वो सीज फायर साइन होने ही नहीं देना चाहते। तो आई होप आपको ये पूरा मामला ट्रूप्स हटाने का, ट्रूप्स को विड्रॉ करने का, टैंक्स वहां से विड्रॉ करने का, उसके जो इंटरनल इनसाइट्स हैं वो समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।